गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसी सर्किट, मतलब एक वेरिएबल इनपुट वाला सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें वेरिएबल ईएमएफ लगाया जाएगा और उसमें लगे हुए हैं रजिस्टर और इंडक्टर। रजिस्टर का काम होता है करंट को अपोज करना और इंडक्टर का काम होता है करंट में चेंज को अपोज करना। करंट में चेंज को अपोज करना मतलब एक ऐसी करंट जो वेरिएबल होती है। वेरिएबल करंट जो टाइम के साथ करंट चेंज हो उसको अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट बोलते हैं। तो ये एसी को अपोज करता है और ये तो हर तरह की करंट को अपोज करता है। तो दिमाग में एक चीज आएगी, क्या ये डीसी को अपोज नहीं करता? तो यस, अगर आइडियल इंडक्टर है, मतलब एक ऐसा इंडक्टर है जिसके पास सिर्फ इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो डीसी को अपोज नहीं करेगा। और जब तक आपको बोला नहीं जाए तब तक आपको आइडियल इंडक्टर ही लेना है, मतलब एक ऐसा इंडक्टर लेना है जिसके पास सिर्फ इंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं है। वैसे प्रैक्टिकली बात बहुत अजीब लगती है कि इंडक्टर बना तो वायर का ही है ना, तो इसके पास रेजिस्टेंस क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल, अगर आप आइडियल की जगह प्रैक्टिकल वाले इंडक्टर की बात करोगे तो यस, उसके पास रजिस्टर भी होता है और उसके पास इंडक्टेंस भी होता है। लेकिन यहां हम ये बात करके चल रहे हैं कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ इंडक्टेंस है। ये एसी का अपोज करेगा, डीसी का अपोज नहीं करेगा। एसी का इसलिए क्योंकि एसी वेरिएबल होती है और ये करंट में चेंज का अपोज करता है बाय डेवलपिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये हर तरह के करंट का अपोज करता है। तो यहां पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ईएमएफ आपको गिवन है, यहां पर हमें करंट निकालनी है, करंट कितनी फ्लो होगी सर्किट पे, फेज डिफरेंस निकालना और लास्ट में एक इक्वेशन बनानी है। यहां से आपको एसी चैप्टर की रियल फील आने वाली है। पहले वाले वीडियो जरूर से आप देख लेना। चलो यहां पर अगर हम बात करें E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पर ग्राफ नहीं बनवाएंगे, फेजर डायग्राम भी नहीं बनवाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है, जो पहले थी। तो यहां पर अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट का तो मुझे फंडा पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज या ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, यही तो होती है करंट। तो यहां पर वोल्टेज जो आप लगा रहे हो अलग अलग है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये पीक वोल्टेज है, एक आरएमएस भी होता है, तो उसके हिसाब से करंट तो चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट निकालनी है तो ई अपॉन रेजिस्टेंस करूंगा, अगर मेरे को पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है तो ई नॉट अपॉन समथिंग करूंगा, अगर मेरे को आई आरएमएस या आई इफेक्टिव निकालनी है तो ई आरएमएस समथिंग कर दूंगा यहां पर। लेकिन रेजिस्टेंस क्या ले हम, मेन चीज वही निकल के आती है। जैसे मैंने आपको बोला, ये आइडियल रजिस्टर है जिसके पास सिर्फ रेजिस्टेंस है, ये आइडियल इंडक्टर है जिसके पास सिर्फ इंडक्टेंस है। रजिस्टर की यूनिट होती है ओम और इंडक्टर की यूनिट होती है हेनरी। तो गलती से भी ये गलती मत कर देना कि अच्छा आर और एल को क्या कर दो, सम कर दो, नीचे लिख दो, क्योंकि दोनों कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। ये हो जाएगा बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल रॉन्ग लिखा है हमने। अब कुछ स्टूडेंट होंगे जो पढ़ के जाएंगे कि हाँ याद आया, रजिस्टर की यूनिट तो ओम होती है और इस एल से, मतलब इस रजिस्टर के पास है रेजिस्टेंस, आर के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस। देखो बिल्कुल बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूं, गलतियां हो जाती है। और इंडक्टर के पास होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, और इसकी यूनिट भी होती है ओम। तो उनको पता है पढ़े लिखे को थोड़ा सा कि हाँ रजिस्टर की आर और ये एक्सएल की ओम, दोनों को क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस एक्सएल कर देंगे। ये भी रॉन्ग हो गया। अब दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों सीरीज में ही तो है, तो सम क्यों नहीं कर सकते हम इसको? उसका एक रीजन है, दोनों का जो रेजिस्टेंस है, खैर इसके पास तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, आइडियल ले रहे हैं यहां पर हम, ये आइडियल है, इसका रिएक्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अलग अलग तरीके से काम करता है। तो ये सब हमने गलत लिखा है, इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। देखो अगर अकेला रजिस्टर लगा होता तो हम बोलते सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर अकेला ये इंडक्टर लगा होता तो हम बोलते इंडक्टिव रिएक्टेंस है। लेकिन दोनों लग गए तो क्या होगा, अगर दोनों लगा दिए गए तो क्या होगा, सोचो आप, गेस करो, कमेंट करो कि अगर अकेला रजिस्टर है तो रेजिस्टेंस, अकेला इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों लगा दिए तो क्या बनेगा? अगर दोनों लगा दिए हैं आपने तो यहां बनेगा इंपेडेंस, एक नई टर्म आई Z, इंपेडेंस, इन दोनों से मिलकर बनेगा इंपेडेंस। तो यहां पर जब हम डिवाइड करने वाले हैं कोई सी भी करंट निकालने के लिए तो Z का डिवाइड करेंगे। अब दिमाग में आना चाहिए कि Z निकालेंगे कैसे, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं अच्छे से, ठीक है। यहां से मैं इसको सबको हटा रहा हूं, इसके बारे में समझना चालू करते हैं। देखो यहां से समझते हैं हम इसको कि हमने इस पे ईएमएफ लगाया, ईएमएफ लगाने के बाद करंट फ्लो हुई। तो करंट जो फ्लो हो रही है वो इसकी करंट है इस डायरेक्शन में और इसकी करंट भी इस डायरेक्शन में। जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है
वोल्टेज, उसको ये चेंज नहीं करता, उसके फेज में डिफरेंस नहीं लाता है रेजिस्टेंस, वोल्टेज के फेज में कोई डिफरेंस नहीं लाता है, सब समझ चुके हैं, फेज डिफरेंस जीरो रहता है। तो वोल्टेज काइंड ऑफ इधर अप्लाई किया गया हो ऐसे ही रहेगा, वोल्टेज में चेंज नहीं लाएगा। अगर आपको ये अजीब लग रहा है तो मैं इसको यहां से ऐसा मिटा देता हूं, इसको दोबारा इस तरीके से बनाता हूं कि ये करंट हो गई, देखो ये करंट हो गई और ये हो गया वोल्टेज इस डायरेक्शन में, ये हो गया वोल्टेज, वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस, और ये हो गई करंट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ब्लू वाला इंडक्टर है, ये फेज डिफरेंस लाता है π/2 का। जब अकेला ये लगा होता तो π/2 का फेज डिफरेंस लाता और उसमें क्या करता ये 90 डिग्री से करंट को पीछे कर देता या 90 डिग्री से वोल्टेज को आगे कर देगा। तो करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ये आई हो गई, और ये वोल्टेज को आगे करेगा, मतलब वोल्टेज जो है इसको आगे करना है, ये कर दिया वोल्टेज को आगे, वोल्टेज ऑन इंडक्टर। सर्किट में अगर अकेला रेजिस्टेंस होता ये होता ही नहीं तो फेज डिफरेंस जीरो रहता। सर्किट में अगर अकेला इंडक्टर होता ये होता ही नहीं तो फेज डिफरेंस π/2 यानी कि 90 डिग्री का होता। लेकिन ये दोनों लग गए हैं इसलिए फेज डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, क्या आएगा। चलो ठीक है, तो इसका एक बार आप सोचोगे कि मैं तो रेजिस्टेंस ये Z निकालने वाला था, ये वोल्टेज में कहां से आ गया, तो उसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चिंता मत करो। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑन इंडक्टर का डायग्राम बनाता हूं और नेट वोल्टेज का डायग्राम बनाता हूं। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हो गया वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस VR और ऊपर की तरफ है वोल्टेज ऑन इंडक्टर VL। तो नेट वोल्टेज जो आएगा ये आएगा नेट वोल्टेज इस डायरेक्शन में। कंफ्यूज मत होना, ये 45 डिग्री पे नहीं आएगा हमेशा, बस मैं बना रहा हूं। और ये नेट EMF है जो आ रहा है इसके ऊपर, इन दोनों का मिला जुला जो आ रहा है वो नेट आ रहा है, और इसका जो एंगल है वो फाई है यहां पर हुआ। ठीक है, पर अभी भी हमें समझ में नहीं आया कि Z निकालने के लिए हम ये सब क्यों निकाल रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, जैसे Z मतलब क्या है, इंपेडेंस यानी कि अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय रजिस्टर और इंडक्टर दोनों का मिला के। ऐसे ही अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय इंडक्टर होता है XL और अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय रजिस्टर होता है R। तो अपोजिशन टू द करंट मतलब जो भी अपोजिशन है, अपोजिशन टू द करंट, जैसे रजिस्टर के लिए R होता है तो वो क्या होता है, EMF अपॉन करंट, यही तो होता है। R इज इक्वल टू V अपॉन I, ऐसा ही होता है, यहां तो सिंपली हो जाता है। ऐसे इंडक्टर के लिए क्या होगा, XL इक्वल्स टू V अपॉन I, और ऐसे ही Z के लिए क्या होगा, Z इज इक्वल टू ओवरऑल EMF अपॉन I जो बन रहा है। यहां पर आ जाएगा वोल्टेज ऑन रजिस्टर, यहां पर आ जाएगा वोल्टेज ऑन इंडक्टर। तो इस ग्राफ में अगर मैं तीनों में I का डिवाइड करूं तो VL अपॉन I XL, VR अपॉन I R और E अपॉन I Z हो जाएगा। इसको मैं यहां पर बनाता हूं वापिस से, ये देखो आप, यहां आएगा XL, यहां आएगा R और यहां आएगा Z। यह आ गया Z इंपेडेंस और एंगल अगेन क्या आया, फाई का ही आया। अब हम इस लायक हुए हैं कि Z को निकाल सके, वरना डायरेक्ट अगर मैं फॉर्मूला लिख देता Z का तो आप सोचते ऐसा कैसे हो गया। अब यहां से हम वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं सिंपली, कि आप देखो Z इज इक्वल टू, अगर किसी को अभी भी दिक्कत है मैं एक और डायग्राम बना देता हूं। देखो ये हो गया R और इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ये हो गया XL और यहां पर हो गया ये Z और ये एंगल हो गया फाई। तो पैरेललोग्राम लो लगेगा ना, Z इज इक्वल, पाइथागोरस भी लगा सकते हो, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, मतलब यहां पर Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो जो हम Z के लिए XL प्लस R कर रहे थे वो नहीं होगा, हम सिंपली क्या कर रहे थे, Z इज इक्वल टू XL प्लस R हो रहा होगा, लेकिन Z इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो रहा है। इस तरीके से आपको इंपेडेंस निकालना है, और इस इंपेडेंस की यूनिट क्या होगी, इसकी Z की यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ये वोल्टेज का डिफरेंस लाएगा, वोल्टेज में π/2 का फेज डिफरेंस करेगा और ये नहीं करेगा, इसलिए ये सब कुछ बनाया। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि अगर I निकालनी है तो E/Z, E0/Z और ERMS/Z, जहां Z इज इक्वल टू रूट ओवर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। ठीक है, एक चीज हमें समझ में आई। दूसरी चीज हमें समझनी है कि फेज डिफरेंस क्या आएगा। हमें पता है कि अगर अकेला होता तो जीरो फेज डिफरेंस आता, अगर ये अकेला होता है तो π/2 का आता है। मतलब यहां पर जो फेज डिफरेंस आने वाला है, दोनों का मिला जुला जो फेज डिफरेंस आने वाला है वो π/2 से छोटा आएगा और 0 डिग्री से बड़ा आएगा, क्योंकि 0 आने नहीं देगा ये और π/2 आने नहीं देगा ये, दोनों एक दूसरे को,
ये सोचेगा π/2 लिया हूं, ये बोलेगा 0 लिया हूं, तो कहीं बीच में टिकेगा मामला, तो वैसा होगा। अब हमें बहुत आसान है फेज एंगल निकालना, निकाल सकते हैं ना बहुत आसानी से। देखो फेज एंगल tan phi इक्वल्स टू, अगर ऊपर वाला मैं डायग्राम देखूं तो यह आएगा tan phi मतलब परपेंडिकुलर, मतलब VL अपॉन बेस मतलब VR, मतलब वोल्टेज ऑन इंडक्टर अपॉन वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस। या इस वाले डायग्राम से मैं देखूं तो इसको भी मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि परपेंडिकुलर क्या हो गया, XL मतलब वोल्टेज ड्रॉप ऑन इंडक्टर अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब सॉरी अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय इंडक्टर अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, और दो बार डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है, याद रखने लग जाओ इसको कि दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है, 90 डिग्री का, तो इसी तरीके से ऐड होगा। चलो एक और चीज मैं आपको समझाता हूं कि करंट तो दोनों में सेम फ्लो हो रही है। देखो VL इज इक्वल टू मतलब वोल्टेज ऑन इंडक्टर इज इक्वल टू अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय इंडक्टर इनटू I, और ऐसे ही वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय रेजिस्टेंस इनटू I। दोनों को रखोगे अगर यहां पर तो भी यही आने वाला है, डायग्राम की दोबारा की जरूरत नहीं है। VL इज इक्वल टू XL इंटू I और VR इज इक्वल टू R इंटू I से कट जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कुछ समझ में आया होगा आपको कि ऐसे आप फेज डिफरेंस निकाल लोगे। चलो अब एक और चीज आप समझो कि ये जो सर्किट है जिसमें इंडक्टर भी लगा हुआ है, इंडक्टर की बेसिक नेचर होती है करंट को पीछे करने की, जबकि रेजिस्टेंस ऐसा नहीं करता। तो ओवरऑल जो इसकी इक्वेशन बनेगी I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t, उसमें क्या आएगा, यहां पर माइनस आएगा क्योंकि करंट को ये पीछे ही करेगी, इसकी आदत है। माइनस फाई यहां पर आ जाएगा और फाई की जगह ये सब आ जाएगा। उसके अलावा पावर फैक्टर, जैसे अगर अकेला रेजिस्टेंस लगा होता तो पावर फैक्टर फाई इक्वल्स टू 0 होता। अगर अकेला ये लगा होता तो पावर फैक्टर, सॉरी मैं लिख देता हूं, बहुत ज्यादा जल्दी में बता देता हूं मैं, कई बार इसको यहां से मिटाता हूं। देखो अगर अकेला रजिस्टर लगा होता, मैं रेड पेन से उसको बना रहा हूं, अकेला रेजिस्टेंस होता तो फाई इक्वल्स टू 0 होता, तो कॉस फाई जो है 1 होता। और अगर अकेला इंडक्टर लगा होता तो फाई इक्वल्स टू π/2 लाता फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में, फाई मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो यहां पर कॉस फाई जो है वो 0 हो जाता, 0 डिग्री नहीं 0। लेकिन क्योंकि दोनों लगे हुए हैं तो अब जो पावर फैक्टर है वो क्या आने वाला है, तो पावर फैक्टर ऐसे नहीं निकालोगे, पावर फैक्टर यहीं से निकालना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल्स टू कॉस फाई, कॉस क्या होता है बेस R अपॉन हाइपोटेनस, ये इसका पावर फैक्टर आने वाला है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं कि एक सर्किट है जिसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक कोई भी एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, और उसकी जो इक्वेशन है करंट की उसमें जो है वो पीछे चल रही है वोल्टेज से, जो करंट है वो समथिंग कुछ पीछे चल रही है। तो आइडेंटिफाई करो कौन सा एलिमेंट है। तो अगर करंट को पीछे चला रहा है कुछ तो वो इंडक्टर ही होगा, करंट को आगे चलाता तो वो कैपेसिटर होगा, उसको हम आरसी सर्किट में पढ़ेंगे। अगर अकेला इंडक्टर होता तो 100% है, π/2 पीछे चल रही होती। तो यहां से पूरा हमें समझ में आएगा, Z की वैल्यू रखते जाएंगे और करंट की वैल्यू निकलती जाएगी। अब जो चीज मैं समझाने वाला हूं उसको ध्यान से समझो कि जनरली जो ऐसा इंडक्टर होता है, जो आइडियल इंडक्टर होता है जिसके बारे में हम बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो सुपर कंडक्टर से बना हुआ होता है। लेकिन रियल लाइफ में जो इंडक्टर होता है वो किसी नॉर्मल वायर से बना हुआ है। इवन कंडक्टिंग वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। तो उस केस में अलग अलग भी नहीं दे सकते। कई बार होता है कि कोई इंडक्टर ही दे दिया, अकेला इंडक्टर दे दिया सर्किट पर, बोल दिया कि इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी है और रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि रेजिस्टेंस कहां से आ गया। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो आइडियल इंडक्टर नहीं है और वो कुछ ऐसा ही सिस्टम है, दोनों को कंबाइन करके कर दिया। अब इसका करते हैं न्यूमेरिकल। तो ये डेरिवेशन जो हमने किया, काइंड ऑफ डेरिवेशन, ये न्यूमेरिकल से ही समझ में आएगा। 12 ओम रेजिस्टेंस मतलब आपको R दे रखा है 12 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.05 अपॉन पाई हेनरी, मतलब L दे रखा है आपको 0.05 अपॉन पाई हेनरी, आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब ये वही केस हो गया, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर सीरीज में लगे। मतलब ये जो भी हमने जो भी फॉर्मूले देखे सब काम आने वाले हैं। कनेक्टेड टू है 130 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अब जबकि कुछ भी नहीं बोला हुआ कि वोल्टेज कौन सा वाला है, तो आपको जो ईएमएफ या वोल्टेज लेना है वो आरएमएस लेना है, वो आपको 130 वोल्ट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। ठीक है, कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। अब क्योंकि बोला नहीं है कौन सी करंट, तो आपको हमेशा कौन सी करंट फाइंड करनी होगी, आरएमएस करंट फाइंड करनी होगी। उसके लिए आपको ईआरएमएस चाहिए
और उसमें डिवाइड लगाने के लिए Z चाहिए, तो हमें Z और ERMS दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि Z कितना आएगा। तो क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस ये 90 बनाएगा और ये न्यूट्रल रहेगा, तो दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस का डिफरेंस है सब 90 डिग्री बनेगा, और इसलिए फॉर्मूला बनेगा √XL² प्लस XC²। तो अब हमें XL चाहिए। XL कैसे निकाले? सबसे पहले XL निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेते हैं। तो XL मतलब अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय इंडक्टर इक्वल्स टू ω_L। ओमेगा दिया नहीं है, 2πfL ये दिया है, ठीक है। तो 2πfL 2 × पाई, तो चलो ऐसा ही रहने देते हैं। अभी F कितना है इसको 50 और L कितना है 0.05/पाई। तो अच्छा हो ना, देखो पाई से पाई कट गया। यहां पर बना 50 × 2 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो 5 ओम आ गया। XL आया हमारे पास 5 ओम, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं। तो Z = √XL² मतलब 25 प्लस R² मतलब 144, ये आ गया यहाँ पर। तो कितना आएगा 5 + 4 9, 4 + 2 6, और ये आ गया 169 मतलब 13 ओम। 196 होता तो 14 ओम आ जाता, ठीक है। Z आ गया। अब हमें चाहिए IRMS। तो IRMS मतलब ERMS अपॉन Z। ERMS आपको दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है, 130 अपॉन Z मतलब 13, तो आ गया 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी सर्किट में। अगर आपसे पीक करंट पूछ ली जाती तो यहीं पर √2 का मल्टीप्लाई करते, तो 1.414 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाता, ठीक है। अब सेकंड पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो फेज डिफरेंस हमें पता है कि ना तो 90 डिग्री आएगा ना 0 डिग्री आएगा, दोनों के बीच का कहीं आएगा। तो यहां से आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। तो हमें देखना ये कि पता क्या क्या है। वोल्टेज ऑन इंडक्टर, वोल्टेज ऑन रेजिस्टेंस नहीं पता, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस हमें पता है, तो यहां से हम निकाल लेंगे। तो 10 फाई इक्वल्स टू XL कितना आया हमारा? XL आया 5, और ये Z कितना आया? Z आया था, सॉरी XL अपॉन R कितना दे रखा है 12, 5/12, तो 0.4 समथिंग कुछ आएगा, 0.41 समथिंग कुछ। तो 5 = आप लिख सकते हो 10 इनवर्स 5/12 ऐसा, क्योंकि आप निकालोगे कैसे? कैलकुलेटर तो अलाउ है नहीं बोर्ड्स में, तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा। इक्वेशन नहीं पूछी यहां पर क्योंकि इक्वेशन दी भी नहीं है, वरना इक्वेशन पूछ ली जाती तो ये -5 लिख के मतलब -10 इनवर्स 5/2 करके आप आंसर दे देते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर आप नीट लेवल के भी डालो लेक्चर्स, उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल डालो। तो ये जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं ना, ये अच्छे लेवल के हैं, इनको आप ऐसे हल्के मतलब इनकी प्रैक्टिस करो बार बार, वरना क्या होगा बहुत सारे मटेरियल आप मार्केट से खरीद लोगे, उनको टच भी नहीं कर पाओगे, फिर एग्जाम के बाद उनको आधी पौनी रेट पे बेचना पड़ेगा। जो मैं करा रहा हूँ सिलेक्टेड है, अच्छे हैं। यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन अ 200 वोल्ट डीसी, बहुत दिनों बाद ऐसा दिखा किसी क्वेश्चन में कि एसी चैप्टर पढ़ रहे हो, डीसी की बात है। व्हेन अ 200 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। तो डीसी में ना तो कुछ आरएमएस होता है, ना इंस्टेंटेनियस होता है, ना ई नोट होता है। तो इसको मैं लिख लेता हूं अलग से, रेड से ही लिख लेता हूं डीसी वाला मामला, कि वोल्टेज जब आप 200 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो तो करंट कितनी फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर। यहां हमने समझ लिया, ये डीसी वाला मामला है किसी कॉइल के अक्रॉस। व्हेन 200 वोल्ट एसी, अब क्योंकि एसी की बात है, कुछ स्पेसिफिक बोला नहीं है, तो ये ERMS हो गया। ERMS इज इक्वल टू 200 वोल्ट। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो करंट फ्लो हो रही है, करंट के बारे में भी कुछ नहीं बोला था, वो भी RMS करंट है, 1 एम्पियर हो गई उसी सेम कॉइल में। तो आपको रेजिस्टेंस मतलब R, इंपेडेंस मतलब Z और इंडक्टेंस मतलब L निकालना है। यहां पर एक चीज दिमाग में आती है कि जब कॉइल सेम है, यही कॉइल है, इस कॉइल पे जब डीसी अप्लाई कर रहे हैं, डीसी अप्लाई कर रहे हैं मतलब इसको लगा दिया बैटरी से, तब इसमें वही 200 वोल्ट की बैटरी लगाई, तब करंट फ्लो हुई 2 एम्पियर। और इसी कॉइल को जब हम कनेक्ट कर रहे हैं एक एसी सोर्स से, जिसकी जो ERMS या इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोल रहा हूं, E इक्वल्स टू बोल रहा हूं 200, लेकिन RMS दी ना, हाँ 200 दी ना, ठीक है। 200 वोल्ट जब अप्लाई किया तो इसमें से करंट 1 एम्पियर ही फ्लो हो रही है। इतना भेदभाव क्यों? ये समझ में आ रहा है आपको कि यहां पर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और यहां पर 1 ही एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है? उसके पीछे रीजन ये है, मैं आपको बता चुका हूं कि इंडक्टर या कॉइल या सोलेनॉइड अपना असली रंग जो दिखाते हैं वो एसी के साथ ही दिखाते हैं, डीसी में नहीं दिखाते। डीसी को ही इजीली पास होने देते हैं। मतलब यहां पर इस इंडक्टर के पास, खुद के पास, जैसे मैंने बोला था एक केस आएगा जिसमें आइडियल इंडक्टर नहीं होगा, यहां पर आइडियल इंडक्टर नहीं है। ये एक ऐसा इंडक्टर है जो किसी वायर से ही बनाया, और वायर के पास क्या होता है? रेजिस्टेंस। मतलब इस इंडक्टर के पास अपना रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है।
लेकिन जब इसमें से डीसी क्रॉस होगी तो ये अपना इंडक्टेंस यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस शो नहीं करेगा, सिर्फ रेजिस्टेंस शो करेगा। लेकिन इस केस में जब एसी फ्लो हो रही है तो ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों को शो करेगा, मतलब इंपेडेंस को शो करेगा, और इंपेडेंस की वैल्यू इस अकेले आर से ज्यादा आएगी। तो जब ज्यादा का डिवाइड लगाओगे तो करंट क्या आएगी, कम आएगी। वापिस से समझो, डीसी अप्लाई करी तो डीसी वाली करंट फ्लो हुई, इसने अपना वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस डीएमएफ वो कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफर किया करंट को, तो रेजिस्टेंस का डिवाइड देने के बाद ये आया। मतलब समझ रहे हो, ये जो आपको डीसी वाली वैल्यू दी है ये किस लिए दी है, इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो इसमें छुपा हुआ है। तो रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यही करेंगे सिंपल। 200/2 मतलब 100 ओम का इसका रेजिस्टेंस है, छुपा हुआ ये। लेकिन वही जब इसमें से एसी फ्लो कराई जाएगी तो ये रेजिस्टेंस तो देगा ही देगा, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी देगा जिससे इंपेडेंस क्रिएट होगा। लेकिन यहां पर हमें इंडक्टेंस यानी कि एल ही गिवन नहीं है, तो हम जेड कैसे निकालें। और जब एल गिवन नहीं है तो हम जेड नहीं निकाल सकते, जेड भी पूछ लिया, कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो यहां पर हमें देखना यह है कि करंट इसीलिए दी है शायद हमें, कि करंट और आरएमएस वैल्यू इसीलिए दी गई है हमें। देखो अब हम बात कर रहे हैं एसी की, डीसी का काम हो गया, बस इतना ही था, डीसी का काम हो चुका है, इतना ही था इसका काम कि आप रेजिस्टेंस निकाल पाओ, दैट्स इट बस। अब इस चीजों पे, रेड वाले पे ध्यान ही नहीं देना, यहां पर इस जगह इस पे तो देना है, वैल्यू डालनी। तो आई आर एम एस इक्वल्स टू होता है ई आर एम एस अपॉन, और सर्किट में दो चीजें लगी है, मतलब इनबिल्ट है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों मिलके इंपेडेंस बनेगा, यहां आएगा जेड। ठीक है, तो जेड आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई। ई आर एम एस कितनी है 200 और आई कितनी है 1, तो कितना आ गया, जेड कितना आ गया 200 ओम आ गया। ठीक है, इन सबको मैं मिटा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं आर इक्वल्स टू 100 ओम आया और जेड इज इक्वल टू 200 ओम आया। ठीक है, अब इसको यहां से मैं मिटा रहा हूं, देख लो एक बार। तो हमने आर तो निकाल लिया, जेड निकालना बचा है, जेड भी निकाल लिया, अब इंडक्टेंस निकालना बचा है। कैसे निकालें, बहुत आसान तरीका है, देखो यहीं से आएगा, जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मुझे इंडक्टेंस निकालना है, एल निकालना है जो इसमें छुपा हुआ है एक्सएल में, तो एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और एक्सएल स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक चलो, जेड स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर है ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। चलो अब क्या करें, ओमेगा दिया हुआ है क्या आपको, ओमेगा देखना पड़ेगा, ओमेगा तो दिया ही नहीं है। एक्सएल इज इक्वल टू, इंडक्टेंस निकालना है ना, तो या तो एक्सएल ही निकालना होगा, एक मिनट में देख लेता हूं। ओके, फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है आपको, यहां पर है सर्किट, फ्रीक्वेंसी जो दी है वो है 50 CPS, ये फ्रीक्वेंसी दी है। 50 CPS का मतलब हो गया 50 साइकिल्स पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी दी है। साइकिल पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आ गया, तो एफ जो दे रखा है आपको 50 साइकिल पर सेकेंड मतलब 50 हर्ट्स, ये इस तरीके से। तो सीपीएस हो गया, आरपीएस हो गया, आरपीएम हो गया, ये सब फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती है। तो आपको ओमेगा तो नहीं दिया, एफ दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा के लिए इसको 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सारी चीजें चल रही है। चलो अब ये कितना होगा, ये होगा 4 और 1 2 3 4 माइनस 1 1 2 3 4 मतलब कितना हो गया 30,000। ओके, और इसको मैं डिवाइड लगा दूं यहां पर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, तो एल का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा यहां पर ऐसे। अब बारी आती है कैलकुलेशन की, तो देखो पाई मतलब होता है 3.14, पाई स्क्वायर मतलब 9.8 समथिंग, तो मैं अप्रोक्स में इसको काट रहा हूं, ये मैंने उड़ा दिया इसको, पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 लिया, एक जीरो उड़ा दी। ठीक है, एफ कितना है 50, तो एफ स्क्वायर कितना हो गया 2500, ऐसे हो गया। तो इसको मैं लिख दूं यहां पर, नेक्स्ट मैं चलो लिख देता हूं, ये 1 2 अपॉन 4 और ये हो गया अपने पास 2500, ये उड़ गया 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब क्या बचा 5 से 5 टाइम और ये 6 टाइम, तो 6/5 आ रहा है,
और यहां पर आ रहा है 6/5 और 6/20 आ रहा है, 6/20, तो मतलब 3/10 आ रहा है, 3/10। √3 का होता है 1.732, लेकिन ये तो 3/10 आ गया, मतलब जो L आ रहा है √3/10 आ रहा है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर तो वहां होगा नहीं, यहां तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। मतलब जो होता है √10, जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ √3/10। तो देखो √3 की वैल्यू 1.732 में ले लो अप्रोक्स, और √10 की वैल्यू होती है 3.14, ऐसा कुछ। तो ये लगभग 0.5 से भी कम आएगा, मतलब ये 0.5 से ज्यादा आएगा, सॉरी, मतलब अगर ये 3.5 होता तो ये इसका नीचे वाली टर्म डबल होती भाई। अगर ये 1.7/3.4 होता तो 1/2 आता, 0.5 आता, लेकिन नीचे छोटी है तो 0.6 समथिंग आएगा। देखो मैं चेक करता हूँ क्या आ रहा है इसका आंसर, लेकिन 0.55 समथिंग कुछ आ रहा है, 0.55 हेनरी ये आ रहा है आंसर। तो अब देखो अप्रोक्सीमेट ही करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ ज्यादा अप्रोक्सीमेशन कर लिया था, लेकिन कुछ समथिंग आपको आइडिया लग जाएगा ऑप्शंस देख के, और ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चीज थी पाई स्क्वायर को 10 समझना और √10 को 3.1 लिख पाना आपका 3.14, वरना प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो समझ में आया होगा कुछ ये क्वेश्चन आपको। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी में लिखना भूल गया था, तो उसके बिना करना इंपॉसिबल था, तो इसलिए मैंने चेक किया, उसको हो जाती है लिखने में कभी कभी गलती। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन में। चलो पहली बार ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें ईएमएफ कुछ अलग टाइप से दिया गया है और ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं दी गई, इसी तरीके से दिया गया है। कैलकुलेट इंपेडेंस मतलब Z और आरएमएस करंट मतलब IRMS हमें निकालना है। तो IRMS निकालने के लिए ऑफकोर्स Z निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ERMS में Z का डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा। अब Z निकालने के लिए हमें देखना है कि हमें इंपेडेंस चाहिए, मतलब वो चाहिए इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और R चाहिए। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस XL निकालने के लिए ओमेगा L चाहिए, L तो दे रखा है, ओमेगा कहां से निकाले, यहां से। तो पहले ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं एक बार, इजी हो जाएगा। ये जो होता है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, मतलब ये पीक वोल्टेज होता है। मतलब इसको मैं कंपेयर करता हूं, देखो एक बार, V = V0 sin ओमेगा t से। अब आप समझ गए V0 क्या है, V0 हो गया 200 वोल्ट, ओमेगा कितना हो गया 400 रेडियन पर सेकेंड। देखो अगर फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो वो पर सेकंड होता है, साइकिल पर सेकंड होता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड होता है, मतलब आरपीएस आरपीएम। लेकिन अगर ओमेगा की बात होती है तो रेडियन पर सेकंड होता है। तो ये आपको ओमेगा V0 दोनों फाइंड हो गया। अब आपको निकालना है L भी पता है, अब आपको निकालना है XL। तो XL = ओमेगा L। ओमेगा कितना है 400 और L कितना है 0.01, मतलब 1/10। ये गया कितना आया 40 और इसकी यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस तो पता ही 30। अब हमें Z निकालना बहुत आसान है। Z = ऐसे सर्किट के लिए √XL² प्लस R², XC तो है नहीं, √ ऐसा। तो मतलब ये कितना हो गया 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें पता है 3 4 का क्या होता है 5, तो कैलकुलेट करना नहीं बैठेंगे, सीधा क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 50 ओम। तो Z आ गया 50। अब हमें निकालनी है करंट IRMS। तो IRMS = ERMS अपॉन Z। ERMS आपको गिवन नहीं है, आपको तो पीक वैल्यू गिवन है, ये वाली पीक वैल्यू गिवन है V0 की या E0 की। तो उसको निकालने के लिए ERMS जो होता है वो E0/√2 होता है अपॉन Z। तो ये Z नहीं है 2 है, इसको मैं लिख देता हूं, चलो यहां पे अलग से ही। ERMS = E0/√2। तो E0 कितना है 200/√2, इस तरीके से। तो यहां पर मैं लिखूंगा 200/√2, ऐसा वाला 2 बना दिया, ठीक है। और Z कितना लूं, Z कितना है 50, ये हो गया 50। तो ये कटेगा इससे, कितना हो गया 4/√2, ऐसा हो गया। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2/√2। तो ये 2 जो है इस √2 से कटेगा, 2√2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। देख लेता हूं मैं एक बार, सही है बिल्कुल। तो 2√2 एम्पियर आंसर आया, 50 ओम सही है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लेक्चर करेंगे जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर्स दोनों होगा। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन्हीं लोगों को शेयर किया करें जो देखने में इंटरेस्टेड हो। मतलब आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं, मैंने बोला भी था अपने कुछ स्टूडेंट्स से कि शेयर करना, उन्होंने कहीं भी शेयर कर दिया ऐसे, जिनको इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स में। तो होगा क्या, कोई भी उस वीडियो को क्लिक करेगा, क्लिक करने का देखेगा अरे ये तो फिजिक्स चल रही है, वो हटा देगा। तो यूट्यूब को एक सिग्नल ऐसा जाएगा
कि इस वीडियो में कोई दम नहीं था, इसलिए किसी ने चलाया कुछ सेकंड के लिए और हटा दिया। आपसे भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि जब आपको टाइम हो देखने का तभी उस वीडियो पे क्लिक करके देखा करो। ऐसा नहीं है कि आपने 2-5 सेकंड का वीडियो चलाया फिर हटा दिया और फिर 2 दिन बाद देख रहे हो, तो उससे एल्गोरिदम बिगड़ती है चैनल की, है ना। तो आप टाइम निकालो कि हाँ मुझे अब देखना है, तो पूरा वीडियो उसको कंप्लीट किया करो। उससे वो जो वीडियो है रीच बढ़ती है उसकी, और व्यू बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, कमेंट अच्छे अच्छे आएंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। बस यही बोलना था आपसे। थैंक यू।